नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। आगरा का वो खूनी चेस टूर्नामेंट सुलझाने के बाद आखिरकार हमारे वापस लौटने का वक्त आ गया था। प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर विनय हमारे साथ खड़े थे। डॉक्टर विनय ने अमन को गले लगाते हुए कहा, मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुमने मेरी बात पर भरोसा किया अमन। दिल्ली की वो कड़वाहट अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अमन ने कहा, दोस्त, अगर तुम जैसे हो विनय तो कोई भी केस नामुमकिन नहीं लगता। अपना ख्याल रखना। मैंने अपना भारी बैग ट्रेन के डिब्बे में रखा और कहा, विनय, तुमने जो हमें राजस्थान के देवगढ़ गांव की टिकटें दी हैं, वहां शांति तो मिलेगी ना? आगरा की तरह कोई लाश या जहर तो नहीं मिलेगा? विनय हंस पड़ा और बोला, अरे पिद्दू, देवगढ़ बिल्कुल शांत और वीरान जगह है। वहां मेरे एक बहुत पुराने मरीज ठाकुर भवानी सिंह की बड़ी सी हवेली है। वो तुम्हारी बहुत खातिरदारी करेंगे। तुम दोनों आराम से रेगिस्तान की छुट्टियां मनाओ। ट्रेन ने सीटी बजाई और हम डिब्बे में चढ़ गए। विनय ने हाथ हिलाकर हमें विदा किया। हमें लगा था कि हम शांति की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि राजस्थान की वो तपती रेत हमारे लिए एक खौफनाक मौत का इंतजाम कर रही थी। अगली सुबह करीबन 10 बजे हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। वहां से ठाकुर साहब की जीप हमें लेने आई थी। जीप चला रहा आदमी हवेली का पुराना मुनीम था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सा खौफ। जैसे ही हम गांव की सीमा में दाखिल हुए, सड़कों पर सन्नाटा पसरा पड़ा था। हर घर के बाहर नींबू मिर्च और अजीब से तावीज लटके हुए थे। अमन ने पूछा, मुनीम जी, गांव इतना वीरान क्यों है? क्या यहां कोई बीमारी फैली है? मुनीम जी ने जीप की रफ्तार धीमी की और पीछे मुड़कर देखा और बोले, बीमारी नहीं बाबूजी, श्राप फैला है। रेत का प्रेत जाग गया है। पिछले महीने ही गांव के 2 लोगों की लाशें रेत के टीलों पर मिली थीं। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? लाशों के पास किसी इंसान के पैरों के निशान भी नहीं थे। वो प्रेत है, हवा में उड़कर आता है और शिकारों को चीर देता है। मैंने डर कर अमन की तरफ देखा, पर अमन की आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक जासूसी चमक थी। अमन ने आगे कहा, हवा में उड़ने वाला प्रेत। मुनीम जी, जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से अंधविश्वास शुरू होता है, और जहां से अंधविश्वास शुरू होता है वहां से जासूस अमन का काम शुरू होता है। दोपहर करीबन 12:30 बजे हम हवेली के पास पहुंचे। हवेली बहुत बड़ी और शाही थी, लेकिन उसके अंदर का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। ठाकुर भवानी सिंह एक भारी भरकम मूंछों वाले सख्त इंसान थे। वो अपने नौकर, एक कमजोर और डरे हुए लड़के गोपी पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे। वो कह रहे थे, गोपी के बच्चे, और साथ ही साथ चाबुक जमीन पर भी मार रहे थे। उन्होंने आगे कहा, अगर कल तक मेरे कमरे की सफाई ढंग से नहीं हुई तो इसी चाबुक से तेरी खाल उधेड़ दूंगा। गोपी कांपते हुए वहां से भाग गया। ठाकुर ने हमारी तरफ देखा और एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। उन्होंने कहा, आइए अमन जी, विनय जी ने सब आपके बारे में बहुत बताया है। हवेली में आपका स्वागत है। दोपहर के खाने पर हमें हवेली के बाकी लोगों से मिलने का मौका मिला। ठाकुर का भतीजा कुंवर सूर्य प्रताप एक घमंडी और बिगड़ैल नौजवान था, जो जायदाद को लेकर ठाकुर से लगातार बहस कर रहा था। ठाकुर की सौतेली बेटी रूपा बिल्कुल खामोश और सहमी हुई थी। ठाकुर बात बात पर उसे ताने मार रहा था। मैंने धीरे से अमन के कान में कहा, अमन, विनय ने हमें किन पागलों के बीच फंसा दिया? यहां तो हर कोई एक दूसरे की जान लेने पर तुला हुआ है। अमन ने मेरा जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो पिद्दू। इस हवेली में मुझे इंसान कम और लाश नोचने वाले गिद्ध ज्यादा लग रहे हैं। रात के करीबन 2 बज चुके थे। बाहर रेगिस्तानी हवाएं बहुत तेजी से चल रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। अचानक मुझे हवेली के पिछले हिस्से से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। उसके तुरंत बाद एक हल्की सी चीख। मैं हड़बड़ा कर उठा।
मैंने कहा, अमन, तुमने सुना कुछ? अमन अपनी खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे में देख रहा था। उसने कहा, हाँ पिद्दू, और मुझे हवेली के पिछले दरवाजे से किसी को भागते हुए देखा है। टॉर्च उठाओ, हमें बाहर जाना होगा। रात के अंधेरे में तूफान इतना तेज था कि हम बाहर कुछ ढूंढ ही नहीं पाए, लेकिन जैसे ही सुबह हुई हवेली में चीख पुकार मच गई। हम भागकर हवेली के पिछले हिस्से में गए, जो सीधे रेगिस्तान के बड़े बड़े रेत के टीलों से जुड़ा था। वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रेत के टीले के ठीक बीचों बीच ठाकुर भवानी सिंह की लाश औंधे मुंह पड़ी थी। उनकी पीठ और छाती के आर पार उनका ही वो पुराना राजपूती खंजर खुपा हुआ था। हवेली के सारे लोग, मुनीम, सूर्य प्रताप, रूपा और नौकर गोपी वहां पहुंच चुके थे। गोपी तो डर के मारे कांप ही रहा था। कुंवर सूर्य प्रताप ने घबराते हुए कहा, चाचा जी को किसने मार दिया? ये खंजर तो उनके ही कमरे में रहता था। मुनीम जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना बाबूजी, ये इंसानों का काम नहीं है। रेत के प्रेत ने ठाकुर साहब की बलि ले ली। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन अमन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने कहा, रुको पिद्दू, लाश के पास मत जाना। अमन ने अपनी टॉर्च से लाश के चारों तरफ की रेत पर इशारा किया। रात भर चली हवाओं के बाद भी लाश के चारों तरफ लगभग 30 फीट के दायरे में रेत बिल्कुल साफ, सपाट और चिकनी थी। ठाकुर साहब के जाने के कदमों के निशान तो थे, लेकिन अमन ने आगे गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से देखो पिद्दू, ठाकुर साहब यहां चलकर आए थे, लेकिन जिसने उनके सीने में खंजर घोंपा, उस कातिल के आने या जाने का एक भी कदम का निशान इस रेत पर नहीं है। मुनीम जी आगे बोले, हाँ, प्रेत हवा में उड़कर आया था ना साहब। अमन ने अपनी हैट को थोड़ा पीछे खिसकाया और उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक आ गई। अमन ने कहा, प्रेत हवा में उड़ते होंगे मुनीम जी, लेकिन प्रेत कभी खंजर का इस्तेमाल नहीं करते। कातिल ने एक ऐसा जादू किया है जो पुलिस को चकमा दे सकता है, लेकिन जासूस अमन को नहीं। हवेली के दरवाजे बंद कर दो, कातिल इसी हवेली में मौजूद है। लाश मिलने की खबर पूरे देवगढ़ गांव में आग की तरह फैल गई थी। रेत के टीले के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई थी, जो रेत का प्रेत चिल्ला रही थी। तभी एक पुरानी पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई रुकी और लोकल थानेदार इंस्पेक्टर शेखावत अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बाहर निकले। शेखावत जी बोले, हटो, सब पीछे हटो। अरे मुनीम जी, ये क्या हो गया? ठाकुर साहब को किसने मार दिया? मुनीम जी कांपते हुए बोले, वही हुआ थानेदार जी जिसका डर था। प्रेत ने ठाकुर साहब को भी नहीं छोड़ा। देखिए, रेत पर कातिल के आने जाने का कोई निशान ही नहीं है। शेखावत ने लाश और साफ रेत को देखा। उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने कहा, बात तो सही है, ये इंसानों का काम ही नहीं लगता। मैं रिपोर्ट में लिख देता हूं कि किसी जंगली जानवर या अनजान साये का हमला है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। अमन जी भीड़ में से आगे आते हुए बोला, अनजान साया खंजर नहीं चलाता इंस्पेक्टर शेखावत, और जंगली जानवर कभी किसी को मारने के बाद रेत को झाड़ू लगाकर साफ नहीं करते। शेखावत ने अमन को घूर कर देखा और बोला, आप कौन है भाई साहब, और ये झाड़ू लगाने वाली बात कहां से आ गई? अमन ने कहा, मैं दिल्ली से हूं, जासूस अमन, और इस लाश के पास ऐसा बहुत कुछ है जो चीख चीख कर बता रहा है कि ये कोई प्रेत का काम नहीं, बल्कि एक डरे हुए इंसान की चालाकी है। अमन जूते उतारकर बहुत सावधानी से लाश के पास गया ताकि उसके पैरों के निशान सबूतों को खराब न करें। उसने ठाकुर भवानी सिंह की छाती में धसे खंजर को ध्यान से देखा। फिर उसने ठाकुर के हाथों के नाखूनों को भी देखा और धीरे से कहा, पिद्दू इधर आओ, ध्यान से देखो। मैं दबे पांव अमन के पास गया। अमन ने आगे कहा, खंजर के घाव का एंगल देखो। अगर कातिल सामने से खंजर मारता तो वार सीधा होता या ऊपर से नीचे की तरफ होता, लेकिन यहां खंजर पेट से होता हुआ छाती की तरफ, यानी नीचे से ऊपर गया है।
मैंने हैरान होकर कहा, इसका क्या मतलब है अमन? क्या कातिल जमीन पर लेटकर वार कर रहा था? अमन ने कहा, नहीं पिद्दू, इसका मतलब यह है कि यह कत्ल है ही नहीं, ये एक हादसा है। अमन खड़ा हुआ और उसने मुझसे समझाया। उसने कहा, कल रात ठाकुर साहब गुस्से में अपना खंजर लेकर किसी का पीछा करते हुए इस रेत के टीले पर आए थे। यहां उनकी उस इंसान के साथ हाथापाई हुई। ठाकुर भारी भरकम थे। हाथापाई में उनका पैर फिसला और वो लड़खड़ाकर अपने ही हाथ में पकड़े खंजर के ऊपर गिर पड़े। खंजर उनके खुद के वजन से नीचे से ऊपर की तरफ धंस गया। मैंने कहा, ओ माय गॉड, मतलब किसी ने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा? अमन ने कहा, बिल्कुल, लेकिन जो भी इंसान उस वक्त ठाकुर के साथ था वो बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि पुलिस उसे ही कातिल मानेगी, इसलिए उसने ठाकुर को वहीं छोड़ा और खुद को बचाने के लिए रेत के प्रेत वाली कहानी का फायदा उठाया। उसने किसी तरकीब से अपने पैरों के निशान मिटा दिए ताकि इसे भूत का हमला मान लिया जाए। हम इंस्पेक्टर शेखावत के साथ हवेली के बड़े हॉल में आ गए। अमन ने हादसे वाली बात अभी पुलिस को नहीं बताई थी क्योंकि वो उस डरे हुए इंसान को बाहर निकालना चाहते थे। अमन ने आगे कहा, कुंवर सूर्य प्रताप, कल रात 2 बजे आप कहाँ थे? सूर्य प्रताप सोफे पर टांग रखे बैठा था। उसके चेहरे पर चाचा की मौत का कोई दुख नहीं था। उसने कहा, मैं अपने कमरे में था। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर मैं बाहर नहीं गया। वैसे भी चाचा जी के मरने से मुझे क्या, वो तो मुझे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे ही चुके थे। अब वो मर भी गए तो हवेली मेरी ही है। मैंने कहा, तो मतलब आपको उनके मरने से सबसे ज्यादा फायदा है? सूर्य प्रताप गुस्से में बोला, फायदा है? हाँ, पर मैंने उन्हें नहीं मारा, प्रेत ने मारा है उसे। उसके पापों की सजा मिली है। तभी रूपा, जो कि ठाकुर की सौतेली बेटी थी, चाय की ट्रे लेकर आई। वो बुरी तरह कांप रही थी। जब उसने मेज पर चाय रखी तो उसकी साड़ी का पल्लू खिसक गया। अमन की तेज नजर रूपा के बाएं हाथ पर गई। उसके हाथ पर ताजी खरोच और एक बड़ा सा नीला निशान था। अमन ने कहा, रूपा जी, आपके हाथ पर यह चोट कैसी? ये काफी ताजा लग रही है। रूपा घबरा कर पीछे हट गई और उसने अपना हाथ छुपा लिया। उसने हकलाते हुए कहा, वो कल रात में पानी लेने उतरी थी तो अंधेरे में सीढ़ियों से गिर गई थी। अमन ने आगे कहा, सीढ़ियों से गिरने पर खरोच आती है रूपा जी, लेकिन ये जो नील का निशान है ये किसी के जोर से हाथ पकड़ने या हाथापाई करने का लग रहा है। क्या कल रात आपकी ठाकुर साहब से बहस हुई थी? रूपा रोने लगी और उसने कहा, नहीं, बाबूजी मुझ पर चिल्लाते थे, पर कल रात मैं उनसे नहीं मिली। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी मुनीम जी बीच में आ गए। उन्होंने कहा, अरे जासूस बाबू, बच्ची को क्यों डरा रहे हैं? मैंने खुद कल रात 1:30 बजे हवेली का पिछला दरवाजा बंद किया था, सब तो सो रहे थे। अमन मुनीम को घूरते हुए कहा, आप 1:30 बजे पिछले दरवाजे के पास क्या कर रहे थे मुनीम जी? और मैंने कल रात 2 बजे किसी को उसी पिछले दरवाजे से बाहर रेत के टीले की तरफ भागते हुए देखा। ये सुनते ही मुनीम जी पसीना पसीना हो गए। वो बोले, वो वो मैं बस हवेली का चक्कर लगा रहा था कि तिजोरी सुरक्षित है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पूछताछ के बाद हम वापस अपने कमरे में आ गए। मैंने कहा, अमन, मामला तो बहुत उलझ गया है। रूपा डरी हुई है, सूर्य प्रताप लालची है और मुनीम झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक हादसा था तो क्या गांव में पिछले 2 कत्ल भी हादसे थे? अमन खिड़की से बाहर उस विशाल रेगिस्तान को देख रहा था। उसने कहा, यही तो इस केस का सबसे बड़ा पेंच है पिद्दू। ठाकुर साहब की मौत एक हादसा थी जिसे प्रेत का नाम देकर छुपाया गया, लेकिन गांव में जो पिछले 2 कत्ल हुए हैं वो हादसे नहीं थे। वो किसी असली और बहुत ही शातिर इंसानी कातिल का काम है जो सालों से इस गांव में रेत का प्रेत बनकर अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। अमन मुड़ा और उसने अपनी हैट सिर पर रख ली। उसने आगे कहा, हवेली के इस हादसे को छिपाने वाले ने अनजाने में उसी असली नकली भूत के तरीके की नकल की है। अब हमें 2 काम करने हैं।
एक तो उस डरे हुए इंसान को ढूंढना है जो ठाकुर के साथ हाथापाई में शामिल था, और दूसरा उस असली प्रेत का नकाब नोचना है जिसने पिछले कत्ल किए थे। मैंने कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसा छुपाने वाले ने रेत पर से अपने कदमों के निशान मिटाए कैसे? कातिल उड़ा तो नहीं होगा, है ना? अमन ने कहा, विज्ञान में जादू नहीं होता पिद्दू। चलो हवेली के पुराने गोदाम और ऊंटों के तबेले की तलाशी लेते हैं। कदमों के निशान मिटाने का राज वहीं कहीं छिपा है। अमन हवेली के आंगन में परेशान सा टहल रहा था। पिछले 1 घंटे से वो गांव में हुए पिछले 2 कत्लों का कोई सुराग, कोई मोटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो असली कातिल किसी भूत से कम नहीं था। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। अमन थोड़ा सा निराश हुआ और बोला, असली कातिल बहुत चालाक है पिद्दू। उसने हवा में कोई निशान नहीं छोड़ा। अगर हम असली प्रेत को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हमें अपना फोकस उस इंसान पर मोड़ना होगा जिसने कल रात ठाकुर के साथ हुए हादसे को छुपाने के लिए उस प्रेत की नकल की है। मैंने कहा, लेकिन अमन, हम उस नकल करने वाले को पकड़ेंगे कैसे? उसने भी तो कदमों के निशान मिटा दिए हैं। अमन ने कहा, यही तो बात है पार्टनर। असली कातिल सालों से ये काम कर रहा है, वो परफेक्ट है। लेकिन जिसने कल रात हड़बड़ाहट में और डर के मारे ये नकल की है, उसने कदमों के निशान मिटाने का जो सामान इस्तेमाल किया है वो उसे हवेली के बाहर नहीं ले जा पाया होगा। चलो पुराने गोदाम में चलते हैं। हम हवेली के उस पुराने और धूल भरे गोदाम में घुसे। वहां खेती का पुराना सामान और टूटी कुर्सियां पड़ी थी। मैंने टॉर्च जलाकर कोने में देखा। वहां बोरियों के पीछे मुझे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी। मैंने कहा, अमन यहां आओ, ये क्या है? मैंने बोरियों के पीछे से लकड़ी के 2 बहुत ही चौड़े और चपटे पट्टे निकाले। उन पट्टों में सूत की रस्सियां बंधी थी जिन्हें जूतों के नीचे बांधा जा सकता था, और वहीं पास में ऊंट के कड़क बालों से बना एक बड़ा सा और भारी सा झाड़ू रखा था जिस पर ताजी रेत लगी हुई थी। अमन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, मिल गया पिद्दू, यही है रेत के प्रेत का जादू। जब इंसान अपने जूतों के नीचे ये चौड़े पट्टे बांधता है तो उसका पूरा वजन फैल जाता है, जिससे रेत में गहरे पैरों के निशान नहीं बनते। और फिर अमन ने उस झाड़ू को उठाया और पीछे की तरफ चलने की एक्टिंग की और आगे बोला, कातिल पीछे की तरफ कदम बढ़ाता है और आगे की रेत को इस भारी झाड़ू से बिल्कुल समतल और चिकना करता जाता है। सुबह की तेज हवा बाकी का काम खुद कर देती है और रेत बिल्कुल अछूती लगती है। कल रात ठाकुर की मौत के बाद भी यही तरीका अपनाया गया है। मैंने कहा, तो ये सामान यहां लाकर छुपाया किसने? मुनीम ने या सूर्य प्रताप ने? अमन ने उन पट्टों पर बंधी रस्सियों को ध्यान से देखा। रस्सियों पर एक बहुत ही खास और छोटी गांठ लगी थी। अमन बोला, पिद्दू, ऐसी बारीक गांठें कोई आदमी नहीं बल्कि वो लगाता है जिसे घर में सिलाई या बुनाई की आदत हो। और मुझे याद है, सुबह जब हम पूछताछ कर रहे थे तो किसके हाथ पर हाथापाई का ताजा नील था? मैंने चौंकते हुए कहा, रूपा, ठाकुर की सौतेली बेटी। अमन ने कहा, बिल्कुल। कल रात ठाकुर का पीछा और किसी ने नहीं, रूपा ने किया था। हम दोनों तेजी से गोदाम से बाहर निकले और सीधा रूपा के कमरे की तरफ गए। अमन ने बिना दरवाजा खटखटाए कमरा खोल दिया। रूपा बिस्तर पर बैठी रो रही थी। हमें अचानक अंदर देख वो बुरी तरह डर गई। अमन ने वो रेत से सने लकड़ी के पट्टे और झाड़ू रूपा के सामने जमीन पर फेंक दिए। अमन ने कड़क आवाज में कहा, खेल खत्म हो गया रूपा जी। आप भले ही बच जाती, लेकिन आपकी सिलाई वाली इन गांठों ने आपको पकड़वा दिया। बताइए, पुलिस को बुलाऊं या आप खुद सच बताएंगी? रूपा उन पट्टों को देखकर टूट गई। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा जासूस जी, वो एक हादसा था। बापूजी कल रात बहुत नशे में थे। वो मुझे बेल्ट से मारने आ रहे थे। मैं जान बचाने के लिए पीछे रेत के टीले की तरफ भागी। वो अपना खंजर लेकर मेरे पीछे आए। जब उन्होंने मुझ पर खंजर से वार करना चाहा तो मैंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए उन्हें धक्का दिया।
उनका पैर फिसला और वो अपने ही खंजर पर गिर गए। मैंने कहा, तो तुमने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? ये प्रेत का नाटक क्यों किया? रूपा ने कांपते हुए कहा, पुलिस मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करती पिद्दू जी। सब मुझे ही कातिल मानते, इसलिए मैं डर गई। मैंने हवेली आकर गोदाम से ये पट्टे और झाड़ू निकाले और वैसे ही अपने पैरों के निशान मिटा दिए, जैसे गांव के लोग उस प्रेत के बारे में बातें करते थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रूपा का दर्द और उसका डर बिल्कुल सच्चा था। वो कातिल नहीं थी, हालात की मारी थी। अमन धीरे से रूपा के पास गया और उसने अपनी आवाज को बहुत शांत और गंभीर कर लिया। उसने कहा, रूपा, तुम झूठ बोल रही हो। रूपा ने घबरा कर ऊपर देखा। नहीं जासूस जी, कसम से मैंने वही कहा जो सच है। अमन ने आगे कहा, ठाकुर की मौत वाले सच पर मुझे पूरा यकीन है, लेकिन तुमने ये पट्टे और झाड़ू वाला तरीका गांव वालों की बातें सुनकर नहीं बनाया। रात के उस घने अंधेरे में, इतने खौफ में, कोई भी इंसान इतनी परफेक्शन के साथ कोई नया तरीका नहीं आजमा सकता। तुमने ये तरीका हूबहू कॉपी किया है। अमन की आंखें रूपा के चेहरे को पड़ रही थी। उसने आगे कहा, तुम जानती हो कि असली रेत का प्रेत कौन है रूपा? तुमने असली कातिल को ये पट्टे और झाड़ू इस्तेमाल करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। तभी तुम्हें कल रात ये तरीका याद आया। रूपा का चेहरा अब बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसने डर के मारे अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। अमन ने एक दोस्त की तरह कहा, रूपा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर पुलिस को सच पता चला तो तुम ठाकुर के कत्ल में फंस जाओगी, लेकिन मेरे पास एक डील है। अमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तुम मुझे उस असली और खतरनाक कातिल का नाम बता दो जो गांव वालों को मार रहा है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें ठाकुर के केस से साफ साफ बचा लूंगा। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि तुमने कत्ल नहीं किया, बल्कि वो सेल्फ डिफेंस में हुआ एक हादसा था। तुम्हारी आजादी के बदले उस कातिल का नाम। मैंने कहा, रूपा, अमन कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। उस असली कातिल को पकड़वाना बहुत जरूरी है। रूपा ने कुछ पल तक हिचकिचाहट में मुझे और अमन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और वो नाम उगल दिया जो हमें चौंकाने वाला था। रूपा ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो असली प्रेत कोई और नहीं, हवेली के मुनीम जी हैं। वो रात के अंधेरे में यही पट्टे पहनकर हवेली से बाहर निकलते हैं। रूपा से असली प्रेत का नाम जानने के बाद अब हमें मुनीम के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए थे। पुलिस अभी भी बाहर रेत के टीले पर ठाकुर की लाश के पंचनामे में व्यस्त थी। मुनीम जी भी वहीं थे। इस मौके का फायदा उठाकर मैं और अमन मुनीम जी के कमरे में घुस गए। कमरा बहुत ही साधारण था, लेकिन अमन की नजरें किसी एक्सरे मशीन की तरह कमरे का कोना कोना छान रही थी। अमन ने मुनीम की पुरानी लोहे की अलमारी खोली। उसमें कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी अमन की नजर अलमारी के नीचे फर्श की एक ढीली ईंट पर गई। अमन ने कहा, पेद्दू, अपनी टार्च यहां दिखाओ। ये ईंट बाकी फर्श से थोड़ी उभरी हुई है। अमन ने अपना चाकू निकालकर उस ईंट को खिसकाया। उसके नीचे एक छोटा सा गुप्त तहखाना था, जिसमें एक लाल रंग का पुराना बही खाता और कुछ चिट्ठियां रखी थीं। अमन ने वो बही खाता खोला। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, यही है वो वजह पिद्दू, उसके लिए मुनीम रेत का प्रेत बना। ये मुनीम का असली बही खाता है। इसमें साफ लिखा है कि वो पिछले 10 सालों से ठाकुर के खजाने और जमीन की हेराफेरी कर रहा है। उसने करोड़ों रुपए गबन किए हैं। मैंने वो चिट्ठियां उठाई जो उसी तहखाने में रखी थीं। वो चिट्ठियां गांव के उन दोनों लोगों की थीं जिनका पिछले महीने कत्ल हुआ था। मैंने कहा, अमन, ये चिट्ठियां तो ब्लैकमेलिंग की हैं। उन दोनों आदमियों को मुनीम की चोरी का पता चल गया था। वो मुनीम से पैसे मांग रहे थे। अमन ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल। मुनीम अपना राज छुपाने के लिए उन्हें मारना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर पुलिस की तफ्तीश हुई तो चोरी का राज खुल जाएगा। इसलिए उसने गांव में फैली रेत के प्रेत की झूठी कहानी का फायदा उठाया। उसने वो लकड़ी के पट्टे बनाए, उन दोनों को रेगिस्तान में बुलाया, उनका कत्ल किया और झाड़ू से कदमों के निशान मिटा दिए।
गांव वालों ने उसे सच में प्रेत मान लिया और मुनीम साफ साफ बच गया। मुनीम का दिमाग सच में किसी शैतान से कम नहीं था, लेकिन तभी अमन का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। उसने कहा, पिद्दू, मुनीम बहुत शातिर है। कल रात जब रूपा डर के मारे पट्टे ढूंढने गोदाम में गई थी तो मुनीम ने उसे देख लिया होगा। मुनीम जानता है कि रूपा उसका राज जानती है और आज ठाकुर की मौत ने मुनीम को एक बेहतरीन मौका दे दिया है। मैंने पूछा, कैसा मौका? अमन ने जवाब देते हुए कहा, अगर आज रात हवेली में एक और कत्ल हो जाए तो पुलिस और गांव वालों का अंधविश्वास बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि प्रेत हवेली में घुस आया है। मुनीम आज रात रूपा को मार देगा ताकि उसका इकलौता गवाह हमेशा के लिए खामोश हो जाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा, तो फिर हम पुलिस को सब कुछ बता देते हैं अमन? अमन ने जवाब दिया, नहीं, अगर हम अभी गए तो मुनीम मुकर जाएगा और सबूतों को झुठला देगा। हमें उस प्रेत का नकाब गांव वालों के सामने नोचना है। मुनीम आज रात रूपा के कमरे में जरूर आएगा। हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। रात के अंधेरे में हमने रूपा को हवेली के दूसरे सुरक्षित हिस्से में छिपा दिया था। रूपा के बिस्तर पर हमने बहुत सारे तकिए रखे और उन्हें रजाई से ऐसे ढक दिया जैसे कोई इंसान सो रहा हो। कमरे की बत्ती बुझा दी गई थी। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कभी कभी कमरे में आ रही थी। मैं कमरे के एक कोने में अलमारी के पीछे भारी डंडा लेकर छिपा था। अमन दरवाजे के पीछे अपनी पिस्तौल लिए खड़ा था। मैंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अमन, क्या वो सच में आएगा? अमन ने कहा, चुप रहो पिद्दू, अपनी सांसें भी धीमी रखो, प्रेत आने वाला है। रात के 12 बज चुके थे। बाहर रेतीला तूफान बहुत तेज हो गया था। तभी कमरे की खिड़की धीरे से चरमराई। खिड़की खुली और बाहर से एक परछाई कमरे के अंदर दाखिल हुई। उस परछाई ने सिर से पांव तक काले कपड़े पहने थे। उसका चेहरा एक काले नकाब से ढका हुआ था। मैंने देखा कि उसके जूतों के नीचे वही लकड़ी के चौड़े पट्टे बंधे हुए थे ताकि कमरे के कारपेट या धूल पर उसके कदमों के निशान न छपे। वो परछाई बिल्कुल एक भूत की तरह बिना कोई आवाज किए हवा में तैरती हुई सी बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक लंबा और धारदार खंजर भी चमक रहा था। वो बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा हुआ। उसने अपने दोनों हाथों से खंजर को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से उस रजाई के अंदर खंजर घोंप दिया। खंजर गद्दे को चीरता हुआ अंदर घुस गया। कातिल को लगा कि उसका काम हो गया। उसने जैसे ही खंजर वापस खींचना चाहा, अमन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लाइट जलाओ पिद्दू। मैंने तुरंत स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और कमरे की ट्यूबलाइट ऑन कर दी। रोशनी से कमरा जगमगा उठा। कातिल बुरी तरह हड़बड़ा गया। अमन अपनी पिस्तौल ताने कातिल के बिल्कुल सामने खड़ा था। अमन ने कहा, खेल खत्म हो गया मुनीम जी। जासूस अमन के बिछाए जाल में भूत भी फंस जाते हैं। कातिल ने भागने के लिए खिड़की की तरफ पलटना चाहा, लेकिन मैं अपनी जगह से निकला और मैंने पूरी ताकत से अपने डंडे से उसके पैरों की लकड़ी के पट्टों पर वार किया। पट्टे टूट गए और कातिल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अमन ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से वो काला नकाब खींच लिया। नकाब के पीछे खौफ से कांपता हुआ चेहरा और किसी का नहीं, हवेली के उसी भरोसेमंद मुनीम जी का था। मुनीम अब जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसके चेहरे से नकाब उतर चुका था और उसकी आंखों में अब कोई खौफनाक प्रेत नहीं, बल्कि एक डरा हुआ चोर दिख रहा था। अमन ने पिस्तौल की नली मुनीम के माथे पर टिका दी और बोला, तो मुनीम जी, हवेली का खजाना चुराते चुराते आप लोगों की जान चुराने लगे। उन दोनों गांव वालों का कत्ल आपने ही किया था, है ना? मुनीम ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने ही मारा था उन्हें। वो दोनों मेरी चोरी का राज जान गए थे और मुझसे लाखों रुपए मांग रहे थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हवेली के पुराने गोदाम से वो लकड़ी के पट्टे बनाए और गांव की पुरानी कहानियों का फायदा उठाया, लेकिन ठाकुर साहब को मैंने नहीं मारा था। अमन ने कहा, मैं जानता हूं,
ठाकुर साहब की मौत तुम्हारे लिए बस एक मौका थी रूपा को रास्ते से हटाने की। तुम्हें शक हो गया था कि रूपा ने तुम्हारे पट्टे और झाड़ू देख लिए हैं। उठो मुनीम, अब सुबह गांव वालों को असली प्रेत के दर्शन करवाने का वक्त आ गया है। मैंने मुनीम के हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया। बाहर तूफान अब शांत होने लगा था, जैसे रेगिस्तान को भी सच का पता चल गया हो। अगली सुबह करीबन 8 बजे हवेली के आंगन में पूरा गांव इकट्ठा था। इंस्पेक्टर शेखावत और उनके हवलदार भी वहीं मौजूद थे। कल रात की घटना के बाद हर कोई डरा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अमन जी, आपने सुबह सुबह सबको यहां क्यों बुलाया है? मैं ठाकुर साहब की केस डायरी बंद करने जा रहा हूं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, केस डायरी बंद करने से पहले गांव वालों को उनके रेत के प्रेत से तो मिलवा दीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैं मुनीम जी को घसीटते हुए आंगन में लाया। मुनीम ने वही काले कपड़े पहने थे और उसके गले में मैंने वो लकड़ी के पट्टे और भारी झाड़ू लटका दिया था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। एक गांव वाला ने कहा, अरे ये तो मुनीम जी हैं, लेकिन ये प्रेत कैसे हो सकते हैं? प्रेत तो हवा में उड़ता है। अमन ने वो लकड़ी के पट्टे मुनीम के गले से उतारे और गांव वालों को दिखाए। अमन ने कहा, कोई प्रेत हवा में नहीं उड़ता। जब मुनीम इन चौड़े पट्टों को अपने जूतों के नीचे बांधकर रेगिस्तान में चलता था तो इसका 80 किलो का वजन इन पट्टों पर फैल जाता था। इससे रेत पर गहरे निशान नहीं बनते थे। अमन ने ऊंट के बालों वालों वो कड़क झाड़ू उठाया और कहा, और उसके बाद मुनीम पीछे की तरफ कदम बढ़ाता था और आगे की रेत को इस भारी झाड़ू से बरा बिल्कुल समतल कर देता था। सुबह की हवा बची कुची कसर पूरी कर देती थी और आप लोग सोचते थे कि ये किसी प्रेत का काम है। अंधविश्वास ने आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जिसका मुनीम ने फायदा उठाया। गांव वाले गुस्से से मुनीम की तरफ देखने लगे। शेखावत का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कहा, कमाल कर दिया जासूस साहब, ये मुनीम तो बहुत बड़ा शातिर निकला। हवलदार, इस पाखंडी को हथकड़ी लगाओ। इसे पिछले 2 कत्ल और खजाने की चोरी के जुर्म में उम्र कैद ही होगी। मुनीम को पुलिस की जीप में बैठा दिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर शेखावत ने अमन की तरफ देखा और कहा, मुनीम ने पिछले कत्ल तो किए, लेकिन उसने खुद माना है कि कल रात ठाकुर साहब को उसने नहीं मारा। तो फिर ठाकुर का कत्ल किसने किया? और क्या किसी और ने कत्ल किया है? आंगन के कोने में खड़ी रूपा बुरी तरह कांपने लगी। उसकी आंखें अमन पर टिकी थीं। उसे लगा कि अब अमन उसे पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन अमन ने रूपा की तरफ देखकर एक बहुत ही हल्की सी तसल्ली देने वाली मुस्कान दी और कहा, ठाकुर साहब का कोई कातिल नहीं है इंस्पेक्टर शेखावत, क्योंकि उनका कत्ल हुआ ही नहीं था। इंस्पेक्टर शेखावत ने हैरानी से कहा, मतलब? अमन ने जवाब देते हुए कहा, मतलब ये कि वो एक भयानक हादसा था। कल रात ठाकुर साहब बहुत ही ज्यादा नशे में थे। वो अपना खंजर हाथ में लिए हवा में लहराते हुए रेत के टीले पर गए थे। उनका संतुलन बिगड़ा, पैर फिसला और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। दुर्भाग्य से वो सीधा अपने ही हाथ में पकड़े खंजर के ऊपर गिरे। अमन ने अपनी हैट सीधी की और आगे कहा, अगर कोई उन्हें सामने से मारता तो घाव का निशान ऊपर से नीचे होता, लेकिन खंजर नीचे से ऊपर की तरफ धंसा है, जो साबित करता है कि वो अपने ही वजन से खंजर पर गिरे थे। और रही बात कदमों के निशान मिटाने की, तो कल रात के भारी रेतीले तूफान ने ठाकुर साहब के खुद के कदमों के निशान मिटा दिए। ये पूरी तरह से एक एक्सीडेंट था। इंस्पेक्टर शेखावत ने कहा, चलिए, आपने तो पुलिस का सारा काम ही आसान कर दिया अमन जी। एक्सीडेंट की रिपोर्ट बनेगी और केस हमेशा के लिए बंद। पुलिस की जीप मुनीम को लेकर हवेली से निकल गई। गांव वाले भी धीरे धीरे प्रेत के खौफ से आजाद होकर अपने घरों की तरफ चले गए। हवेली के आंगन में अब सिर्फ मैं, अमन और रूपा बचे थे। रूपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये डर के नहीं बल्कि एहसान और आजादी के आंसू थे। वो भाग के अमन के पास गई और उसके पैरों में गिरने लगी। अमन ने तुरंत ही उसे कंधों से पकड़कर उठा लिया और कहा, जासूस अमन किसी को पैरों में गिरने नहीं देता रूपा। मैंने अपना वादा निभाया है, आज से तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा।
इस हवेली में अब कोई और प्रेत नहीं। रूपा ने रोते हुए मुस्कुरा कर कहा, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए थे जासूस जी। मैं आपकी ये नेकी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने भी गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लिया और कहा, देखा रूपा जी, दिल्ली वाले जासूस जब मैदान में उतरते हैं तो भूतों को भी जेल की हवा खानी पड़ती है। अमन ने हंसते हुए मेरी पीठ थपथपाई। रेगिस्तान की सुबह की धूप आज बहुत ही सुकून देने वाली लग रही थी। देवगढ़ की वो खौफनाक हवेली अब हमसे कोसों दूर पीछे छूट चुकी थी। स्टेशन का प्लेटफॉर्म एकदम शांत था। रेगिस्तान की तपती दोपहर में भी आज हमें एक अजीब सी ठंडक और सुकून महसूस हो रहा था। अमन अपनी हैट को आंखों पर थोड़ा नीचे किए एक बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर केस सुलझाने की वो चिर परिचित संतुष्टि थी। मैंने पानी की बोतल खोलते हुए कहा, उफ, क्या छुट्टियां थी अमन। डॉक्टर विनय ने हमें शांति के नाम पर सीधे मौत के कुएं में धकेल दिया, पर मानना पड़ेगा, तुम्हारी उस डील ने रूपा की जिंदगी बचा ली। अगर पुलिस को सच पता चलता कि रूपा ने धक्का दिया था तो कोर्ट के चक्कर काटते काटते बेचारी आधी उम्र गुजार देती। अमन ने गहरी सांस ली और सामने फैली खाली पटरियों को देखने लगा। उसने कहा, कानून अंधा होता है पिद्दू, उसे सिर्फ सबूत दिखते हैं, हालात नहीं। रूपा का वो वार अपनी जान बचाने के लिए था। अगर मैं उसे सजा दिलवा देता तो मैं एक जासूस जरूर कहलाता, पर इंसान नहीं कहलाता। असली सजा का हकदार वो मुनीम था, जिसने अपने लालच के लिए इंसानियत को ही भूत बना दिया था। मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा पार्टनर। वैसे मुनीम जी ने दिमाग तो बड़ा शैतानी लगाया था। वो लकड़ी के पट्टे और झाड़ू, कौन सोच सकता है कि रेगिस्तान की मुलायम रेत पर कत्ल हो और निशान तक ना मिले। मुझे तो सच में एक पल को लगा था कि कोई प्रेत हवा में उड़ा है। अमन हंसने लगा और उसने कहा, भूत प्रेत सिर्फ हमारे दिमाग के अंधेरे कोनों में रहते हैं पिद्दू। जब इंसान के अंदर का लालच हद से गुजर जाता है तो वो किसी प्रेत से कम खतरनाक नहीं होता। तभी दूर से दिल्ली एक्सप्रेस का भारी इंजन धुआं उड़ाता हुआ प्लेटफॉर्म की तरफ आता दिखाई दिया। ट्रेन की जोरदार सीटी से स्टेशन की खामोशी टूट गई। मैंने अपना बैग उठाया और एक राहत भरी सांस ली। मैंने कहा, चलो जासूस साहब, अब दिल्ली चलकर कुछ बढ़िया छोले भटूरे खाए जाएं। इन रेगिस्तानी भूतों ने मेरी भूखी मार दी थी। अमन मुस्कुराया और उसने अपनी हैट सीधी की और कहा, चलो पिद्दू, अगली मिस्ट्री, अगले शहर और अगली फाइल का इंतजार करते हैं। हम ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए। खिड़की के बाहर वो विशाल रेगिस्तान पीछे छूटने लगा था। जासूस अमन की डायरी में रेत के प्रेत का किस्सा हमेशा के लिए बंद हो चुका था और दिल्ली का हमारा पुराना ठिकाना हमें वापस बुला रहा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर हफ्ते 2 से 3 कहानियाँ आ जाती हैं, उन्हें भी सुनें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।